Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology. We were discussing chapter number 26 and today's topic of discussion is tundra ecosystem. You know that tundra ecosystem जो है ये कहाँ पे होगा? Definitely जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है. आप ऐसे कह सकते हैं बहुत लो टेम्परेचर होता है. आप समझ रहे होंगे कि मैं पोल्स की बात कर रहा हूँ. डेफिनेटली जो लास्ट बायोम है पोलर आइस कैप्स तक पहुँचने के लिए, जिसे हम आर्कटिक ओशन कहते हैं, वहाँ तक का जो बायोम मौजूद है उसको हम टंड्रा इकोसिस्टम कहते हैं. कैसा होता है, कहाँ पे है, एनिमल्स किस तरह से हैं, प्लांट्स किस तरह से हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या वहाँ पे इम्पेक्ट कर रही हैं, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी टंड्रा इकोसिस्टम. अब देखिए टंड्रा इकोसिस्टम है कहाँ पे, लोकेटेड कहाँ पे है, किस जगह पे है, एंड दैट इज़ अ लास्ट बायोम, यानी कि आखिरी बायोम है. यू हैव स्टडीड प्रीवियसली बायोम क्या है. बायोम यू नो दैट लार्ज रीजनल कम्युनिटी है, प्राइमरली डिटर्मिन्ड बाय क्लाइमेट. ये क्लाइमेट डिटर्मिन करता है और वहाँ के जो मेजर प्लांट्स होते हैं दैट विल डिटर्मिन्स द अदर टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी कि कोई भी रीजन, तो ये लास्ट बायोम है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट सीन बिफोर रीचिंग द पोलर आइस कैप्स. पोलर आइस कैप्स यू नो दैट कि हम नॉर्थ एंड साउथ पोल की बात करते हैं और वहाँ पे जो टंड्रा इकोसिस्टम है उसे हम आर्कटिक टंड्रा के नाम से मेंशन करते हैं. आर्कटिक टंड्रा यू नो दैट एक अंटार्कटा है और एक कौन सा है, आर्कटिक है. यहाँ पे जो हम जिक्र कर रहे हैं किसका कर रहे हैं, आर्कटिक टंड्रा का जिक्र कर रहे हैं. देखिए स्टूडेंट, वास्ट ट्रीलेस एरिया है, मतलब बहुत बड़ा है, वहाँ पे ट्रीज मौजूद नहीं है. बॉर्डरिंग आर्कटिक ओशन, ये जो ओशन आर्कटिक ओशन है बिल्कुल उसके साथ साथ जो है ये वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है. तो ये आर्कटिक ओशन के बिल्कुल साथ में, यानी कि एंड कह सकते हैं जो कि पोलर आइस कैप्स का, और उससे पहले हम कह सकते हैं कि ये एक ही बायोम हमें जो है वहाँ पे अपीयर हो रहा होता है. स्टूडेंट, हम इसको क्या यूज़ करते हैं, किस पर्पज़ के लिए, तो दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब वेजिटेशंस, यानी कि हम ये वेजिटेशन डिस्क्राइब करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं. और ये वेजिटेशंस बेसिकली है कहाँ पे, दैट इज़ एट लैटिट्यूड. लैटिट्यूड यू नो दैट एक एल्टीट्यूड होता है और दूसरा क्या है, लैटिट्यूड, यानी कि लैटिट्यूड बिटवीन द टाइगा एंड द पोलर आइस कैप्स. पोलर आइस कैप्स और टाइगा जो है उसके दरमियान में जो लैटिट्यूड है उसकी वेजिटेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं. एज वेल यू कैन से दैट इज़ अक्रॉस कराक्रम एंड हिंदू कश. ये कराक्रम और हिंदू कश के अक्रॉस भी हम इसको देखते हैं. और यू नो दैट कराक्रम और हिंदू कश जो होते हैं दीज आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान. वो कहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर जो रीजन्स हैं उनको स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं. और दैट इज़ एट एल्टीट्यूड, ये ऊंचाई पर होते हैं, जबकि लैटिट्यूड हम कहते हैं बिलो द सी लेवल होते हैं. अच्छा, यहाँ पे हम इसको स्केच करें तो ये कहाँ पे लोकेटेड है ओवरऑल, तो ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात की जाए तो दैट इज़ प्रेजेंट इन नॉर्दर्न रीजन्स. यहाँ पे भी हम नॉर्दर्न की बात ही करते हैं. नॉर्दर्न रीजन्स में नॉर्थ अमेरिका जो है उसकी हम बात कर रहे हैं. सेम एज इज नॉर्दर्न में यूरोप और साइबेरिया के अंदर जो हाई लैटिट्यूड है वहाँ की हम बात करते हैं. स्टूडेंट्स, आर्कटिक रीजन्स में यू नो दैट टेम्परेचर जो होता है बहुत ही कम होता है. ऑलमोस्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि -85 के अराउंड या उससे भी ऑलमोस्ट इतना को टेम्परेचर माइनस में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है. तो यहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स भी उसी के अकॉर्डिंगली होंगे. तो यहाँ पे कार्पेटेड स्मॉल पीरियल प्लांट्स होते हैं. स्टूडेंट्स, पीरियल यू नो दैट जो कि हम कह सकते हैं सदाबहार प्लांट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं. ये बेसिकली जो प्लांट्स हैं दीज आर बेसिकली फ्लावर्स. ये छोटे छोटे पीरियल फ्लावर्स जो हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. और ये सारे का सारा एरिया जो होता है वो ट्रीलेस होता है. यहाँ पे डिवॉर्फ विलोस मौजूद होती हैं. डिवॉर्फ विलो हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये नो मोर देन फ्यू सेंटीमीटर, चंद एक सेंटीमीटर से भी बड़ी नहीं होती, बिल्कुल छोटी सी होती हैं. मतलब कि नो मोर देन फ्यू सेंटीमीटर, नो मोर देन फ्यू सेंटीमीटर, तो चंद एक सेंटीमीटर से भी ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती. स्टूडेंट, यहाँ पे लाइकन्स एग्जिस्ट करती हैं. लाइकन्स आप जानते हैं दैट इज़ अ एसोसिएशन बिटवीन, ये एक एसोसिएशन होती है फंगस और ब्रायोफाइट्स मॉसेस के दरमियान में.
और इनको हम रेनडियर मॉसेस के नाम से भी मेंशन करते हैं। रेनडियर मॉस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिकली जो रेनडियर है दैट इज ऑफ नेम ऑफ अ एनिमल, ये एक एनिमल का नेम है जो कि इन लाइकन्स के ऊपर फीड कर रहा होता है। तो ये रेनडियर मॉसेस जिसे हम लाइकन्स कहते हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं। लार्ज पूल बेसिकली वाटर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद है। वाटर होने की वजह से दैट इज़ द मेन मॉस्कीटो हैबिटेट, वहाँ पे मॉस्कीटोज़ का हैबिटेट है। एज वेल अदर इंसेक्ट्स भी वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। एंड यू नो दैट कि ये जो मॉस्कीटोज़ हैं, अदर इंसेक्ट्स हैं, दीज आर द फूड फॉर मैनी बर्ड्स। बहुत से बर्ड्स हैं उनके लिए एज अ फूड सोर्स के तौर पे काम कर रहा है। इसमें हम कहते हैं जो डक्स एंड गीज हैं इनके लिए एज फॉर फूड पर्पस के लिए यूटिलाइज होता है। सेम एज इज अगर हम माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करें तो वो भी इसे एज फूड के तौर पे यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं समर फीस्ट की, कि समर फीस्ट यानी कि ये एक ऐसा समर का ड्यूरेशन है, उस दौरान जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं यहाँ पे अपने यंग वंस को रेज करते हैं, ग्रो करवाते हैं और सर्वाइव करते हैं। वेजिटेशंस की बात की जाए तो स्टूडेंट वेजिटेशन जो है ये लैमिंग्स हम कहते हैं एक छोटा सा शॉर्ट टेल्ड माउस लाइक ऑर्गेनिज्म है, ये उसको सपोर्ट करती हैं। वेजिटेशन यहाँ पे ये माउस लाइक ऑर्गेनिज्म छोटा सा होता है, शॉर्ट टेल्ड ऐसे स्वॉलन सा पार्ट होता है, ये यहाँ पे ग्रो करते हैं। अब लेमिंग्स को खाने के लिए यहाँ पे वॉल्व्स मौजूद हैं, स्नोई ऑल्स मौजूद हैं, फॉक्सेस और इस तरह से पोलर बियर्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ये लेमिंग्स को ईट अप करने के लिए ये फर्दर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो लेमिंग्स इज़ द फूड फॉर दीज ऑर्गेनिजम्स। ये इन एनिमल्स के लिए एज अ फूड सोर्स के तौर पे हम इसको यूटिलाइज करते हैं। स्टूडेंट्स ह्यूमन इम्पैक्ट क्या हो सकता है? ह्यूमन इम्पैक्ट हम कहते हैं कि जो टंड्रा है दैट इज़ द मोस्ट फ्रेजाइल ऑफ ऑल द बायोम्स। ये तमाम बायोम्स में क्या है, मोस्ट फ्रेजाइल जो है वो कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे ऐसा क्यों है, द रीज़न बिहाइंड यानी कि ऐसा क्यों है, बिकॉज इसकी वजह जो है वो हम कहते हैं शॉर्ट ग्रोइंग सीजन है। मतलब इनका ग्रोइंग सीजन जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। ये प्लांट्स बहुत कम टाइम के लिए ग्रो करते हैं, उसके बाद फिर तो यानी यू नो दैट कि वहाँ पे विंटर यानी बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाती है, इतना टेम्परेचर कम हो जाता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इसमें जो विलोज़ होती हैं, विलोज़ हम यहाँ पे डिवार्फ विलो का जिक्र कर रहे थे, कितनी डिवार्फ किस तरह से हैं, तो अगर हम देखें ना तो उनका जो स्टेम है यानी कि हाइट है दैट इज़ ऑलमोस्ट 4 इंच 10 सेंटीमीटर। लेकिन हम ये कह सकते हैं उसका जो ट्रंक है दैट इज़ ऑफ 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ऑलमोस्ट आप ऐसे कह सकते हैं 3 इंच इन डायमीटर, सिर्फ इतना सा यानी कि ये मोटाई में होगा 7 इंच डायमीटर। और यू नो दैट कि इनकी एज कितनी होती है, एज में भी दे आर 50 ईयर्स ओल्ड, 50 साल पुराने हो सकते हैं। मतलब कि ये इतना सा जस्ट ओनली 4 इंच बड़ी और उसका डायमीटर हमने कहा 3 इंच मौजूद होता है और ये तकरीबन उसकी एज जो है वो 50 ईयर्स ओल्ड तक जो है वो हो सकती है। स्टूडेंट अगर हम ह्यूमन इम्पैक्ट की बात करें तो ह्यूमन जो हैं वो यहाँ पे हम कह सकते हैं स्कार्स लीव करते हैं। ये स्कार्स आप ऐसे कह सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है, अगर ह्यूमंस वहाँ पे मौजूद हैं तो वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं तो वो डैमेजिंग इतना ज़्यादा करते हैं कि दैट परसिस्ट फॉर सेंचुरीज़, कि वो सदियाँ लग जाती हैं उसको फिल आउट करने में, यानी कि बहुत ही बैड इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि इसका पड़ रहा होता है। फॉर्चुनेटली वहाँ पे टंड्रा इनहेबिटेंट्स की बात की जाए, वहाँ पे जो सिविलाइजेशन है लोकलाइज्ड सिविलाइजेशंस हैं लाइक दैट कि यहाँ पे हम बात करें तो ऑयल ड्रिलिंग साइट्स उनके अराउंड वहाँ पे पाइपलाइंस हैं, वहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, मिलिट्री बेसिस हैं। ये सब का इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमंस के ऊपर वहाँ पे इस टंड्रा इकोसिस्टम के ऊपर पड़ रहा होता है। तो ये ऑल ओवर द इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स ये था टंड्रा इकोसिस्टम। टंड्रा इकोसिस्टम में क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं और इनके रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? अगर यहाँ पे एमसीक्यूज देखा जाए ना तो सबसे पहले पूछा ये जा सकते हैं एज पॉइंट ऑफ एमसीक्यूज कि लास्ट बायोम बिफोर रीचिंग पोलर आइस कैप्स कौन सा है, तो आप बता सकते हैं एमसीक्यूज में कि ये कौन सा है। दूसरा है कि यहाँ कौन सी वेजिटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये भी एक एमसीक्यू है। यानी कि क्राक्रम, हिंदू कुश, एल्टीट्यूड, ये पाकिस्तान के रीजन्स हैं, इनमें हम इनकी वेजिटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। स्टूडेंट्स ये कहाँ पर स्केच्ड है, यहाँ पे अगर एक ऑप्शन हो जैसे कि मैं बताऊँ अल्फ़ा है ये,
बीटा ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन है, एक डेल्टा ऑप्शन हो जिसमें मैं ये कह दूं कि दैट इज़ इन साउथ अमेरिका, कि ये साउथ अमेरिका में जो है वो लोकेटेड है। तो पूछा ये जाए कि टंड्रा इकोसिस्टम इज स्केच अक्रॉस ऑल एक्सेप्ट, तो ज़ाहिर बात है कि इसमें भी स्ट्रेस्ड है, इसमें भी है, इसमें भी है, जबकि इसमें नहीं है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कंसीडर होगा इन दिस एमसीक्यू स्टेटमेंट। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ तरह के यहाँ पे कुछ और भी लिखा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे साउथ अमेरिका ही लिखा जाए, साउथ अमेरिका ही लिखा जाए, मे बी एनी अदर कुछ और भी हो सकता है। जबकि यहाँ पे देखें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में पूछा ये जा सकता है कि डिवार्फ विलोज आर लोकेटेड इन, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, क्योंकि ये दूसरे एरियाज में मौजूद नहीं होती और ये चंद एक सेंटीमीटर्स पर मुश्तमिल है। लार्ज हैबिटेट यानी कि मॉस्किटोज़ का हैबिटेट जो है वो भी ये है। मॉस्किटोज़ आर द फूड फॉर दीज ऑर्गेनिजम्स, जबकि लैमिंग्स विल बी ईटन बाय, लैमिंग्स कौन कौन खाते हैं, कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट की बात की जाए तो ये पूछा जा सकता है कि मोस्ट फ्रेजाइल ऑफ ऑल द इकोसिस्टम्स, सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रेजाइल जो है वो कौन सा है, तो दैट इज़ टंड्रा इकोसिस्टम है। ऐसी इसकी रीज़न क्या है, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन जो है वो इसकी खास रीज़न है। इन विलोज के मुतालिक पूछा जा सकता है कि इसकी हाइट कितनी, इनका ट्रंक कितना हो सकता है और इनकी एज अराउंड कितनी हो सकती है, ये भी एक एमसीक्यू है। पूछा ये भी जा सकता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो स्कार्स यहाँ पे छोड़ती हैं, वो कितने सालों तक के लिए अराउंड जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे इनका हम कह सकते हैं कि इनके इनहेबिटेंट्स के अराउंड यहाँ पे इनका इफेक्ट जो है वो भी मौजूद होता है। स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है ह्यूमंस एंड इकोसिस्टम। अब ये बात तो आप जानते हैं कि इंसान और इकोसिस्टम की बात की जाए तो इंसान ने ऑलमोस्ट बहुत से इकोसिस्टम्स को डिस्टर्ब किया और बहुत से ऐसे भी हैं जो अभी तक अनडिस्टर्ब्ड हैं। अब अगर देखा ये जाए कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ उन पे कैसी है, तो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। ये बहुत ही बड़ी डिबेट है जो कि बियॉन्ड दिस बुक, इस बुक से बहुत अबव निकल जाएगी, हम उसको डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहे। एक बात बताता चला जाऊँ कि जो इकोसिस्टम, ऐसे इकोसिस्टम विच आर नॉट disturbed by human activities, these are complex and show many interactions with each other, उनमें बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं, कम्प्लेक्स हैं, आपस में इंटरेक्शंस मौजूद होती हैं, लेकिन ऐसे इकोसिस्टम जिनमें इंसान रहता है, इंसान हैबिटेंट है, उन इकोसिस्टम्स की बात की जाए तो वो सिंपल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंपल नंबर ऑफ स्पीशीज़, लेस नंबर ऑफ स्पीशीज़ मौजूद होती हैं और आपस में इंटरेक्शन जो होती हैं वो भी बहुत कम होती हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने टंड्रा इकोसिस्टम्स के मुतालिक बहुत सी चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं। वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट डिवॉर्फ विलो, यानी कि वो छोटी छोटी सी बेलें प्रोड्यूस होती हैं। विलो हम बेल को कह सकते हैं या एक छोटा सा प्लांट कह सकते हैं। पीरियड फ्लावर्स होते हैं वहाँ पे। दीज आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व दैम। आपने इसे डायग्राम में देखा ही होगा। दीज आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल है। एंड यू नो दैट ह्यूमन इम्पैक्ट तो वहाँ पे सदियों तक रहता है और वहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, जैसे मिलिट्री बेसिस कह सकते हैं, ऑयल ड्रिलिंग कह सकते हैं, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ कह सकते हैं, ये सब वहाँ पे मौजूद हैं, इनका इम्पैक्ट वहाँ पे होता है। नेक्स्ट हमने ये भी डिस्कस किया कि ह्यूमन और इकोसिस्टम का आपस में क्या ताल्लुक है। स्टूडेंट ये बात सोचने वाली है कि इंसान अपने इकोसिस्टम के ऊपर किस तरह के असरात डाल रहा है। वन ऑफ देम इज़ डे बाई डे इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। And the main important thing is that we're decreasing, reducing our forest. हम अपने forest को day by day क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। And we have to face all the consequences of these activities. हमें इन तमाम activities के consequences को face करना है। Even कि हमारे जो fossil fuels हैं, these are going to be day by day decreasing and environmental temperature is going to be increased day by day. That is resulting different global warming, flood, etc. Many natural disasters जो हैं वो इसकी वजह से आ रहे हैं। If I'm going to discuss all the impacts of humans on ecosystem, that will go beyond this book. इस बुक से बहुत ऊपर निकल जाएगा। हम इतनी डिटेल यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते। We have to observe in higher classes and study in higher classes, and we will study in our environment. स्टूडेंट ये था टंड्रा इकोसिस्टम, ह्यूमंस और उसका इम्पैक्ट।
नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है, उसका हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।